अच्छा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज करते हैं, और इसके जो भी फीचर्स हैं जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखो, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड सी शार्प, प्रोनाउंस्ड सी शार्प, मतलब सी शार्प के साथ सिंबल यूज करते हैं हम हैश का। ठीक है, अच्छा, ये लैंग्वेज डेवलप किसने की? आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, मतलब जो सी शार्प है वो आप कह सकते हो कि प्योरली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, फिर सी शार्प इज डिजाइन टू बी अ सिंपल, मॉडर्न एंड जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो ये सी शार्प लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट की, ये सिंपल भी है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, मॉडर्न है, मतलब कि आजकल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो इसके अंदर यूज होते हैं, जनरल पर्पस मतलब हर तरह की हम एप्लीकेशन बनाने के लिए इस लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट इसका कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, जिस तरह हमने सी प्लस प्लस और जावा वगैरह का देखा है, वो भी क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करती है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कह रहा है बोरोइंग की कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम सेवरल अदर लैंग्वेजेस मोस्ट नोटेबली जावा। इसका मतलब कि इसके जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि 80% कॉन्सेप्ट आपके पास वही हैं जो एक ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं, जिस तरह जावा। ठीक है, मतलब अगर आपने इस लैंग्वेज को पढ़ने से पहले जावा की हुई है तो आपको इजीली, मतलब सी शार्प लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ सकती है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 80% जो सी शार्प लैंग्वेज है और जावा है वो तकरीबन सेम है। ठीक है, बाकी 20% सी शार्प के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जावा के अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब बोरोइंग की कॉन्सेप्ट मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से लिए हैं। किसने? आपकी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने। जिस तरह जावा के भी काफी कॉन्सेप्ट हमें सी शार्प लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, सी शार्प वॉज डेवलप्ड बाय एंडर्स हेल्सबर्ग, मतलब ये डेवलपर है सी शार्प का, एंड हिज टीम, मतलब ये और इसकी टीम ने ये मिलके एक सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। मतलब जब ये डॉटनेट फ्रेमवर्क बना रहे थे उसके साथ साथ इन्होंने सी शार्प लैंग्वेज भी डेवलप की थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या है इसको देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो, सी शार्प इज अ पार्ट ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क एंड करंटली इन वर्जन 4.6.2। इसका मतलब कि आपके पास ये जो सी शार्प लैंग्वेज है, ठीक है, ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का पार्ट है, और इसका करंटली वर्जन कौन सा यूज हो रहा है डॉटनेट फ्रेमवर्क का? 4.6.2। ठीक है, मतलब डॉटनेट फ्रेमवर्क का पार्ट है ये सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी देखते हैं इसको आगे कि ये डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या है, तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि सी शार्प की मदद से हम मतलब कौन किस टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो विंडोज एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जिसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन भी हम कह सकते हैं, या विनफॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन क्या होती है? जिस तरह हम देखते हैं कि हम जब अपना किसी लैंग्वेज में, जिस तरह अगर हम सी या सी प्लस प्लस पढ़ के आए हैं, तो उसमें जब हम देखते हैं कि एक ब्लैक विंडो ओपन होती है, ठीक है, सीएमडी। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर मैं यहाँ पे सीएमडी कमांड लिखूं और यहाँ पे इसको एंटर करूं, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये आपके पास ब्लैक विंडो होती है जिसमें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, इसको कंसोल कहा जाता है। ठीक है, तो कंसोल एप्लीकेशन भी हम बना सकते हैं, और विनफॉर्म एप्लीकेशन, विनफॉर्म एप्लीकेशन मतलब जिसके अंदर हम पूरा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप करते हैं और उसकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशन को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि हम विनफॉर्म एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपके पास, आपने देखा होगा, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम पूरी एप्लीकेशन अपनी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो कंसोल एप्लीकेशन और विनफॉर्म एप्लीकेशन हम एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं। किसको यूज करते हुए? सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सेकंड, मोबाइल एप्लीकेशंस। मतलब अगर हमें मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करनी है सी शार्प लैंग्वेज को यूज करते हुए, ठीक है,
तो अच्छा एक बात याद रखना, क्योंकि सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है, ठीक है, इसलिए अगर हम कोई थर्ड पार्टी टूल यूज नहीं करते तो उसके बगैर अगर हम यूज करते हैं तो हम सिर्फ ऐसी ही एप्लीकेशन बना सकते हैं जो विंडोज के प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपने इससे पहले देखा होगा कि विंडोज के कॉन्सेप्ट के ऊपर, विंडोज के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी एप्लीकेशन बनते हैं, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस, वो सिर्फ विंडोज के मोबाइल्स में चलते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है नोकिया लूमिया, ठीक है, मतलब जिसके अंदर बिल्ट इन सपोर्ट होता है। मतलब अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन कोई बना रहे हो, ठीक है, सी शार्प को यूज करते हुए, तो वो नोकिया लूमिया और विंडोज के जितने भी फोन्स हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस उन फोन्स पे चल सकती हैं, मतलब बिल्ट इन सपोर्ट होती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो एंड्रॉइड पे भी चले, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि मैं ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊं जो मेरे पास विंडोज में भी चले और एंड्रॉइड और आईओएस में भी चले, इसका मतलब मैं कोडिंग एक जगह करूं, ठीक है, और मेरे पास कोड कहां पे चले, फॉर एग्जांपल विंडोज में भी चले, एंड्रॉइड पे भी चले और आईओएस में भी चले, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम अगर कॉपी करते हो, मतलब अपना कोड लिखते हो, ठीक है, देखो एक टूल होता है हमारे पास थर्ड पार्टी टूल जिसका नाम है Xamarin, ठीक है, जो मतलब आप कह सकते हो जिस टूल को हम सी शार्प के साथ इंप्लीमेंट करके हम एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और आईओएस, मतलब जो एप्पल का प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए भी हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो Xamarin का टूल है ये भी हमारे पास इसी के साथ लिंक होके, सी शार्प के साथ लिंक होके हम क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वेब एप्लीकेशन, मतलब कि अगर हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट के ऊपर काम करना है, ठीक है, तब हमारे पास एक इसकी टेक्नोलॉजी यूज होती है, टूल यूज होता है ASP.NET, वो भी इसी के अंदर लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब ASP.NET और सी शार्प, ये सारी लैंग्वेजेस, भाई देखो अबव 40 लैंग्वेजेस हैं जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं, ठीक है, मतलब तकरीबन 40 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो आप .NET फ्रेमवर्क के अंदर आपको मिलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर वेब एप्लीकेशन मुझे बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ASP.NET, ठीक है, जिसकी बैकएंड की कोडिंग आपके पास वही होती है जो सी शार्प में आप करते हो, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे यूजिंग ASP.NET वेब फॉर्म्स, मतलब अगर आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, जिस तरह आपने देखा होगा आपके पास ऑनलाइन कन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा गूगल पे ऑनलाइन कन्वर्टर्स होते हैं, वेट कन्वर्टर्स होते हैं, टाइम कन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं जिनके अंदर हम वेब फॉर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ASP.NET MVC भी एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक है। गेमिंग एप्लीकेशन के लिए हमारे पास इसका एक और थर्ड पार्टी टूल आप कह सकते हो जो कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर हमें मिलता है, उसका नाम है यूनिटी, ठीक है, मतलब जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब गेम कोई डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक गेम हम डेवलप करते हैं, वो हम फॉर एग्जांपल मोबाइल पे भी हम चला सकते हैं, ठीक है, हमारे जो प्ले स्टेशन होते हैं, एक्सबॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी हम चला सकते हैं यूनिटी को फॉलो करते हुए, क्योंकि यूनिटी के बैक एंड भी कोडिंग आपकी समझ लो सी शार्प की ही है, ठीक है। तो ये सारा काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं, सी शार्प लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप आओ इसका ये एक पैराग्राफ है, इसको देखो, सी शार्प को थियोरेटिकली भी कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड, मतलब सी शार्प को हम कंपाइल किस में कर सकते हैं, मशीन कोड के अंदर, क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो मतलब कन्वर्ट किसके अंदर होता है, आपके मशीन कोड के अंदर होता है, तभी जाके आपकी मशीन लैंग्वेज उसको समझ सकती है, ठीक है ना। बट इन रियल लाइफ इट्स ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द .NET फ्रेमवर्क, मतलब सी शार्प लैंग्वेज पे अगर आपको काम करना है ना तो आपको लाजमी .NET फ्रेमवर्क अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, क्योंकि .NET फ्रेमवर्क, चलो मैं छोटी सी यहाँ पे बता दूं .NET फ्रेमवर्क के ऊपर जाने से पहले कि .NET फ्रेमवर्क है क्या। .NET फ्रेमवर्क आप समझो कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंच ऑफ लाइब्रेरी है, मतलब ऐसा बंच ऑफ कोड है कि उसके अंदर पहले से बहुत सारे कोड बने हुए पड़े हुए हैं, लाइब्रेरीज बनी हुई पड़ी हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के अंदर, जिस तरह आप सबको पता है, हमें प्रिंट करवाना पड़ता है बार बार, ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए .NET फ्रेमवर्क ने क्या किया हुआ है, कुछ क्लासेस, कुछ लाइब्रेरीज बनाई है,
मतलब हमें खुद से कोई मेथड प्रिंट करवाने के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुद से कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। जो बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन लाइब्रेरीज डॉटनेट फ्रेमवर्क ने बनाई हुई है, क्योंकि हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, किसके साथ, डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ। तो ऑटोमेटिकली डॉटनेट फ्रेमवर्क की जितनी लाइब्रेरीज है, जितनी उसके अंदर चीजें हैं, वो सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट हो जाती हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। रैपिड का मतलब तेज, मतलब तेजी से, हमें ज्यादा टाइम ना लगे एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, therefore applications written in C# requires the .NET framework to be installed on the computer running the application। इसका मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक विंडोज है लेकिन उसमें .NET फ्रेमवर्क नहीं हुआ, अब आप क्या कर रहे हो, एक ऐसी एप्लीकेशन रन करना चाह रहे हो अपने कंप्यूटर में जो कि C# के ऊपर बनी हुई है, लेकिन आप उसको रन नहीं कर पाओगे। आपके पास जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे होगे ना, तब आपके पास .NET फ्रेमवर्क का एरर देगा, ठीक है। और जब तक आप वो .NET फ्रेमवर्क करोगे नहीं, ठीक है, तब तक आप C# की या विंडोज की कोई भी जो एप्लीकेशन होती है उसको आप रन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जो आजकल जो हमारे पास लेटेस्ट विंडोज आ रही है ना, उसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाता है जैसे आप विंडोज करते हो, ठीक है ना, सही है। अच्छा, अब आते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, while the .NET framework makes it possible to use a wide range of languages। जिस तरह मैंने बताया कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर तकरीबन 40 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हमने देखा कि थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं, ASP.NET, Xamarin, Unity, ये सारी किसके साथ मिलके हम काम कर सकते हैं, C# के साथ हम मिलके काम कर सकते हैं, क्योंकि C# खुद .NET फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिस तरह ASP.NET हिस्सा है, ठीक है, इसी तरह, सही है। फिर यहाँ पे देखो, while the .NET framework makes it possible to use a wide range of languages, C# is sometimes referred to as the .NET language। मतलब C# को बहुत जगह सिर्फ .NET लैंग्वेज भी कहा जाता है, सही है। तभी आपने देखा होगा कि जिसको C# आती है उसको .NET डेवलपर भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक इसका मेन पॉइंट है। Perhaps because it was designed together with the framework, ठीक है। मतलब जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि C# लैंग्वेज डेवलप कब की गई, जब .NET फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा था, तब उसी के साथ, इसीलिए आपके पास ये जो लैंग्वेज है ये .NET फ्रेमवर्क के बगैर हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो C# के साथ यूज होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। मतलब लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी इज द एबिलिटी of code to interact with code that is written by using a different programming language। इसका मतलब कि आपने .NET फ्रेमवर्क की 2 या 3 लैंग्वेजेस पे काम किया, तो आप क्या कर सकते हो, एक लैंग्वेज के अंदर, मतलब .NET फ्रेमवर्क की एक लैंग्वेज के अंदर .NET फ्रेमवर्क की दूसरी लैंग्वेज का कोड आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लिंक करवा सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल C# के अंदर आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है, कोडिंग की हुई है, वो आप इंप्लीमेंट कहाँ पे करते हो, ASP.NET में करते हो। मतलब 2 लैंग्वेजेस को मिला के आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो इसको हम कहते हैं लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे मेन जो हमारे पास है, व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क, मतलब .NET फ्रेमवर्क है क्या। देखो, .NET फ्रेमवर्क इज अ प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ये फ्रेमवर्क बनाया है, that developers can use to create applications more easily। more easily का मतलब, क्योंकि .NET फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारा, मतलब हमारा जो काम आसान कर सकता है, मतलब हमारा टाइम रिड्यूस कर सकता है, ऐसी क्लासेस, लाइब्रेरीज पहले से बनी हुई है, हमें जस्ट उनको क्या करना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखो, अ फ्रेमवर्क इज जस्ट अ बंच ऑफ कोड। मतलब फ्रेमवर्क क्या होता है, एक बंच ऑफ कोड होता है जो पहले से तैयार शुदा होता है, ठीक है, दैट द प्रोग्रामर कैन कॉल विदाउट हैविंग टू राइट इट एक्सप्लिसिटली। इसका मतलब प्रोग्रामर को खुद से वो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बंच ऑफ कोड लिखने की खुद से जरूरत नहीं है, क्योंकि वो .NET फ्रेमवर्क के अंदर पहले से ही बना हुआ है। हमें जस्ट क्या करना है, उनकी क्लासेस का हमें पता होनी चाहिए, उनकी लाइब्रेरीज का पता होनी चाहिए, और उनको हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर जस्ट कॉल करते हैं, सिंपल,
ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेथड है राइट लाइन का, जो कि हम प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं सी शार्प के अंदर। वो जो मेथड है वो हमारी एक क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो क्लास एक पैकेज के अंदर पड़ी हुई है, नेम स्पेस जिसको हम कहते हैं सी शार्प के अंदर, ठीक है। तो हमें जस्ट उसका पता होना चाहिए कि उस क्लास का क्या नाम है, उस मेथड का क्या नाम है, बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि उस मेथड के अंदर कोडिंग क्या है, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, it provides a controlled programming environment where software can be development, installed and executed on Windows based operating system। मतलब ये आपको .NET फ्रेमवर्क क्या करता है, एक पूरा प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट देता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब जिसके अंदर विंडोज हो, ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करें और अपनी सी शार्प पे बनी हुई एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। मतलब आपके पास समझ लो कोई ऐसे लाइब्रेरीज से मुराद आप कह सकते हो कि कुछ फोल्डर्स हैं जिनके अंदर क्लासेस बनी हुई हैं, मतलब कुछ नेम स्पेसेस हैं, क्लासेस बनी हुई हैं, उनको हमने यूज करना है, ठीक है। अगर इसकी मिसाल अगर आपने जावा इससे पहले पढ़ी हुई है तो जेडीके हमारे पास होता है जो कि हम इंस्टॉल करते हैं। जेडीके भी आप समझ लो कि कुछ इस तरह ही है .NET फ्रेमवर्क की तरह, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास पहले से बहुत सारा कोड उसके अंदर रखा हुआ होता है, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं। सेम उसी तरह आपके पास क्या है, .NET फ्रेमवर्क है, ठीक है। फिर यहाँ पे इज अ प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग विंडोज, वेब बेस्ड एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब ये आपके पास एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करते हुए, मतलब .NET फ्रेमवर्क तो मस्ट है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है जैसे सी शार्प, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, उस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आप क्या क्या बना सकते हो, विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो और मोबाइल के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इजिली बना सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इट हैज अ नंबर ऑफ प्री कोडेड सॉल्यूशंस। यहाँ पे प्री कोडेड सॉल्यूशंस का मतलब, जिस तरह मैंने बताया कि अगर हमें बार बार कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो हमें अलग से खुद से कोड करने की जरूरत नहीं है। प्री कोडेड सॉल्यूशन मतलब उस, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मसला है कि हम प्रिंट कैसे करवाएं अपनी एप्लीकेशन में, तो .NET फ्रेमवर्क ने क्या किया हुआ है, उसका सॉल्यूशन एक क्लास की सूरत में, एक मेथड की सूरत में अपने पास बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट उस प्री कोडेड जो कि पहले कोड हुआ है उसको जस्ट अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करना है, बस, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, अब प्रोग्रामर कैन डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग वन ऑफ द लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाय .NET। देख रहे हो, मतलब अगर आपको .NET यूज करना है तो आपको उन्हीं की कोई लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस तरह सी शार्प। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मैं जावा यूज करूं और उसके साथ साथ .NET फ्रेमवर्क यूज करूं, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब .NET फ्रेमवर्क जिन लैंग्वेजेस को बैक करता है, जिन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, उसी को हम यूज कर सकते हैं इसके साथ। जिस तरह .NET फ्रेमवर्क सी शार्प को सपोर्ट करता है तो हम सी शार्प लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, Microsoft introduced C# as a new programming language to address the problems posed by the traditional languages। इसका मतलब Microsoft ने C# को इंट्रोड्यूस किया एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सूरत में, क्योंकि इससे पहले C# से पहले हमारे पास लैंग्वेजेस थी C++, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ट्रेडिशनल क्यों कि पुरानी हो गई है, ठीक है। तो C# हमारे पास समझ लो उसी का एक्सेसर है। एक्सेसर मतलब उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। मतलब जो प्रॉब्लम्स हमें सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में फेस करने की जरूरत होती थी, ठीक है, वो C# में क्या हो गई है, कवर कर दी गई है। मतलब वो प्रॉब्लम्स हमें C# लैंग्वेज में नहीं आ सकती। जिस तरह C या C++ में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता था, मतलब जिस तरह हमें कोई फॉर्म वगैरह बनाना है तो उसके लिए हमें काफी मतलब कोडिंग वगैरह करनी पड़ती थी, लेकिन C# में ऐसा नहीं है, क्योंकि C# के अंदर बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं। मतलब अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आपको टेक्स्ट बॉक्स जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एप्लीकेशन में, ठीक है, मतलब उसका अलग से कोई कोड नहीं करना पड़ता। जिस तरह अगर मैं
HTML की साइट पे चला जाऊं, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आपको पूरा एक इनपुट का टैग को लिखना पड़ता है। नहीं, इसमें क्या है, बने बनाए आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपनी एप्लीकेशन में और उसका सारा कोड, फॉर एग्जांपल आपने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपनी एप्लीकेशन में, तो बटन का जितना भी कोड था वो बैक एंड पे आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ गया और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कोड आ गया। मतलब जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और इसकी एक फाइल होती है बैक एंड की फाइल जिसको CS फाइल कहा जाता है, C# की फाइल, उसके अंदर आपको वो कोड नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट C# वॉज डेवलप टू, मतलब इसको डेवलप क्यों किया गया, ठीक है, वो यहाँ पे देखते हैं। देखो, क्रिएट अ वेरी सिंपल एंड येट पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग इंटरऑपरेबल एंड रोबस्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी का मैंने अभी आपको जिक्र किया। ठीक है, फिर है क्रिएट अ वेरी सिंपल, मतलब सिंपल एंड येट पावरफुल टूल। सिंपल मतलब समझने के लिए आसान है ये एप्लीकेशन, ये लैंग्वेज, ये टूल। ठीक है, और पावरफुल भी बहुत है कि इसके थ्रू हम लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं और रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब देखो रोबस्ट का कॉन्सेप्ट समझना है आपको। रोबस्ट एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस कहलाती हैं जो कि किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर चल सकती हैं और मतलब उनके अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल किया होता है, एरर्स को हैंडल किया गया होता है। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाती है, एक रोबस्ट एप्लीकेशन बन जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्रिएट अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। मैंने बताया था कि C# भी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसीलिए मतलब इसके जरिए कि हम जो भी काम करते हैं इसके अंदर, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कहलाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट पावरफुल कंपोनेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब इसके अंदर हम कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि विनफॉर्म्स के अंदर हम बिल्ट इन कंपोनेंट्स या थर्ड पार्टी टूल कंपोनेंट्स हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया विनफॉर्म्स बनाने हैं तो हमारे पास फॉर्म्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है टूल बॉक्स के अंदर, हमें जस्ट क्या करना है, अपने एप्लीकेशन के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो allows access to many features previously available only in C++, मतलब C++ के अंदर जो फीचर्स थे वो भी हमें यहाँ पे मिलेंगे। मतलब जो फीचर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते थे वो तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो गए, मतलब डिस्कार्ड हो गए। ठीक है, लेकिन जो फीचर्स कुछ जो बेनिफिशियल थे वो C# में भी यूज होंगे। ठीक है, फिर देखो while retaining the ease of use of a rapid application development tool such as Visual Basic, मतलब इसके अंदर एक और लैंग्वेज आप कह सकते हो, ठीक है, जो कि एक टूल की सूरत में होता है, विजुअल बेसिक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, C# को हम विजुअल C# भी कहते हैं। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C# भी कहते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ C# नाम इसका कॉमन है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो प्रोवाइड फेमिलियरिटी टू प्रोग्रामर्स कमिंग फ्रॉम C और C++, मतलब जो प्रोग्रामर आपका C या C++ लैंग्वेज यूज करता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसको ये लैंग्वेज कुछ उसी तरह की लगेगी, मतलब कोई डिफरेंट नहीं लगेगी। ठीक है, C++ में मेन मेथड होता था, यहाँ भी मेन मेथड होता है। ठीक है मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अलाउ टू राइट एप्लीकेशंस दैट टारगेट बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस, मतलब C# के अंदर हम ऐसी लैंग्वेज भी यूज कर सकते, ऐसे एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि दोनों चीजों को टारगेट करती है। आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर पे यूज होने वाले, पीसी पे यूज होने वाले और मोबाइल डिवाइसेस पे चलने वाले, दोनों टाइप की एप्लीकेशन हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही बात C# हैज फीचर्स कॉमन टू मोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये मैंने जिस तरह बताया था शुरू में कि जावा के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फीचर्स हैं, वो हमें C# के अंदर भी नजर आएंगे। जिस तरह क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेसेस, इनम्स, इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी मिलेंगे। सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ और हमारे पास, मतलब इट हैज लैंग्वेज स्पेसिफिक फीचर्स। लैंग्वेज स्पेसिफिक मतलब नाम से ही जाहिर है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ इसी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। मतलब ये जो नीचे 3 मिले हुए हैं ना, टाइप सेफ्टी चेकिंग, चलो टाइप सेफ्टी तो मैं कह सकता हूँ कि जावा में भी है, किसी हद तक है। बाकी जेनरिक्स और इंडेक्सर्स, ठीक है, जेनरिक्स का भी कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा बहुत लिया हुआ है, जेनरिक क्लासेस के थ्रू, जेनरिक मेथड के थ्रू। फिर है इंडेक्सर्स,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज स्पेसिफिक है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे these features make the C# as a preferred language to create a wide variety of application। मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू एक प्रोग्रामर C# लैंग्वेज को प्रेफर करता है सबसे पहले, ठीक है। मतलब क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि इस लैंग्वेज को यूज करते हुए हम वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब हर टाइप की एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है C# is a programming language designed for building a wide range of applications। यहाँ तक तो वही पॉइंट है, that run on the .NET framework, ठीक है। देखो वही बात आ गई, .NET framework के साथ हम C# को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है, C# के हवाले से, ताकि हमें पता चले कि भाई C# को हम क्यों यूज कर रहे हैं और इसको यूज करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है।